आज बात करेंगे बच्चों में होने वाले सबसे कॉमन इशू के बारे में, जिसमें बच्चे को कई बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ता है। वो टॉपिक है एनलार्जमेंट ऑफ एडिनॉइड्स। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक में समझेंगे कि एडिनॉइड्स जो एनलार्ज हो जाता है बच्चों में, उसके क्या कारण होते हैं एंड जब ये ग्लैंड हमारी बॉडी में एक्टिवेट होती है यानी एनलार्ज होती है तो कौन से ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है जिससे आप समझे कि आपके बच्चे को ये इन्फेक्शंस जो है वो हुआ है। साथ ही होम्योपैथी की कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आपके बच्चे को सर्जरी से भी बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एडिनॉइड ग्लैंड जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशंस जो हैं या इन्फेक्शन जो है वो कब होता है। तो कॉजेज़ में अगर बात करें, सबसे पहला कॉज है कि जब बच्चा माउथ से ब्रीथ करता है तो उसके माउथ से कई बार बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो है वो इन्वेड होते हैं, या सर्कमटेंसेस में बहुत ज़्यादा इस तरीके के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे को पैथोजन जो है वो जा रहे हैं। और हमारा जो ग्लैंड है एडिनॉइड ग्लैंड, वो एक लिम्फेट टिश्यू है, सो दैट वो बैक्टीरिया को वहीं पे ट्रैप कर लेता है, सो दैट कि वो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है और उससे वो इन्फेक्शंस को गले के नीचे वाले हिस्से यानी लंग्स वाले हिस्से तक नहीं जाने देता। दूसरा कारण है कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है उनको भी ये प्रॉब्लम काफ़ी रिकरेंट जो है वो देखी जा सकती है। तो हमारा जो एडिनॉइड ग्लैंड है वो कहाँ स्थित होता है? एडिनॉइड ग्लैंड हमारे माउथ में पीछे की तरफ, जहाँ पे नाक और थ्रोट जो है मिलते हैं, उस एरिया में जो है स्थित होता है। ज़्यादातर ये 7 से 10 साल की जो उम्र होती है सभी बच्चों की, उसमें एक्टिवेट के फॉर्म में ज़्यादातर रहता है, यानी कि जब भी बच्चों को इन्फेक्शंस कोई होगा तो ज़्यादातर केसेस में ये इसमें एनलार्जमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, ना ही आपको सर्जरी करवानी है, क्योंकि ये जो इशू होता है एडिनोइडाइटिस का, ये 14 से 15 साल के बाद ऑटोमेटिकली श्रिंकेज हो जाता है, जिससे ये अपने आप ही छोटा होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि फिर आपके बच्चे को इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार बच्चे की सर्जरी करवाई तो उससे बच्चे का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्टली कोई भी इन्फेक्शंस है वो डायरेक्टली लंग में जाएगा। अगर हम इसे एक छोटे उदाहरण से समझें तो देखें, जैसे सैनिक हमारे देश में किसी भी आउटसाइडर को अंदर नहीं आने देते, वहीं पे जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, मार देते हैं और हमारे देश की सुरक्षा बनी रहती है। वैसे ही जो एडिनॉइड ग्लैंड है वो भी अपने हाइपरट्रॉफी फॉर्म में तभी आता है जब बाहर से कोई पैथोजन या बैक्टीरिया कोई आते हैं जिसको वो लंग्स में नहीं जाने देते और वहीं पे उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कई सारे सिम्टम्स जो है उस फेज में प्रोड्यूस होते हैं। तो बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि सिम्टम्स इसमें क्या ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आप पता कर पाएँ कि बच्चों को इस तरीके का इश्यूज़ है। सबसे पहला सिम्टम्स आएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ये नाक के इश्यूज़ और गले वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हुआ है, तो डेफिनेटली उस तरीके के सिम्टम्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। पहला सिम्टम देख लें तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में इश्यूज़ होते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज़ कैसे कि बच्चे का सांस लेने में कई दिक्कत होगी, क्योंकि नाक वाला जो एरिया है और गले वाला जो एरिया है वहीं पे जो एडिनॉइड ग्लैंड है वो काफ़ी फूल गया है, तो फूलने की वजह से वहाँ पे नाक जो पैसेज है वो पैसेज ब्लॉक हो गया है। ब्लॉकिंग की वजह से बच्चा अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, साथ ही उसको स्नोरिंग यानी कि खर्राटे भी आएंगे जब वो रात को जो है सोएगा। सेकंड है कि बच्चे का माउथ जो है वो काफ़ी समय तक खुला रहेगा, क्योंकि नाक से तो उसे एयर आ नहीं रही है, तो वो माउथ से एयर लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जब वो सांस लेता है तो एक एफर्ट लगाता है तो एक नॉइजी ब्रीदिंग आपको समझ में आएगी कि एक अलग सी आवाज़ आ रही है जब भी बच्चा ब्रीथ कर रहा है। थर्ड इश्यूज आएंगे उसको थ्रोट इश्यूज में, जैसे कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन जो हुआ है उसकी वजह से सोर थ्रोट हो सकता है, थ्रोट में कंजेशन हो सकता है, साथ ही थ्रोट में पेन हो सकता है। और इस तरीके के इश्यूज़ में कई बार बच्चे को डिग्लूटिशन डिफ़िकल्टी भी आती है। डिग्लूटिशन डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कि जब भी बच्चा कुछ खाने की चीज़ या वाटरी लिक्विड्स कोई भी पिएगा या खाएगा तो जब वो डिग्लूट करेगा उस समय बच्चे को काफ़ी पेनफुल वाली कंडीशन जो है वो रहती है। इसके अलावा बच्चे को कान से रिलेटेड इशू भी हो सकता है, जैसे कि कान में बच्चे को पेन हो रहा हो, कान में ऐसा महसूस हो रहा हो कि कुछ बजिंग का सेंसेशन है, या फिर कान में ऐसा भी महसूस हो सकता है कुछ समय तक जब ये इन्फेक्शन पीक पे होता है तो बच्चे को सुनाई भी कम देता है। इसके अलावा हम बात करें तो बच्चे के माउथ से बहुत गंदी स्मेल जो है वो फील होगी, जिसको बैड ब्रीथ कहा जाता है। एंड बच्चे को जब ये वाली स्टेज आती है, जब क्योंकि एडिनॉइड हमारी एक लिम्फेट ग्लैंड है, लिम्फेट ग्लैंड जब भी लार्ज होती है WBCs जो है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फीवरिश कंडीशन जो है वो फील होगी, तो बच्चे का बॉडी में टेम्परेचर जो है वो रेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बच्चे की जो आवाज़ है
वो काफ़ी आपको बदली बदली नज़र आएगी। ऐसा लगेगा जैसे जब हम बच्चे का नाक बंद कर देते हैं फिर वो एक आवाज़ आती है, तो बच्चे का जो साउंड प्रोड्यूस कंसर्न है, क्योंकि लैरिंग्स में वहीं कहीं होता है, तो वो भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिन बच्चों को इस तरीके के इन्फेक्शंस होते रहते हैं या फिर कई एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी ऐसीज हैं जो काफ़ी लंबे समय तक प्रोसेस रह जाती है, तो बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होने लगता है। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास जो है, जो हाइट बढ़नी चाहिए और जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही है, वेट जो है वो पुट ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चे की मेमोरी वगैरह अफेक्ट होने लगी है, तो इस तरीके से कंसर्न देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये गले में पीछे की तरफ होता है और ऊपरी हिस्से में होता है, जिसकी वजह से नैक डाई से इसको देखना काफ़ी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, हम नहीं चेक कर सकते। इसलिए एक इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है एक्सरे कराना होता है, जिसमें एडिनॉइड्स का क्या स्टेटस है और वो एनलार्जमेंट कितना हुआ है वो समझ में आता है। साथ ही CBC एक टेस्ट होता है जिसमें WBC काउंट्स और ये सारी चीज़ें कितनी हैं वो हम देख सकते हैं। बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको फिर अलर्ट करना चाहूँगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हमने कई बच्चों की जो एडिनोइडाइटिस की इन्फ्लेमेशंस हैं वो ठीक किए हैं और इसमें सर्जरी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाना है, आप थोड़ा सा पेशेंस लगेंगे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये जो इनलार्जमेंट होता है एडिनोइड्स का वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दवाई की बात करूँ तो सबसे पहला है कि आपको बेसिलिनम 200 जो है यूज करना है। बेसिलिन 200 की 2 बूंदे हफ्ते में एक बार जो है रिपीट करनी है, यानी कि हर हफ्ते देना है जब तक कि बच्चे को ट्रीटमेंट में आराम ना मिल जाए। एंड सेकेंड मेडिकेशन जो इसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है वो है एग्राफिस न्यूटियंस 30 CH में। एग्राफिस न्यूटियन 30 CH में 2 बूंदे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ जो है बच्चे को देना चाहिए। तीसरी दवा है हमारी कैलकेरिया आयोड 30 CH में। इसके भी 2 बूंदे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ बच्चे को जो है दे सकते हैं। अगर आपके पास ग्लोब्यूल्स फॉर्म में है तो वो बच्चे के लिए और सुटेबल रहता है। ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में आपको दवाई मिलती है तो ग्लोब्यूल के फॉर्म में 4 से 6 ग्लोब्यूल दिन में 3 बार जो है रिपीट कर सकते हैं। 2 और मेडिकेशंस मैं बताना चाहूँगी जिसमें हम सिम्टम्स के बिहाफ पे बच्चे को देते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फेयर, फैटी, फ्लैबी यानी कि बहुत मोटा तुलतुला सा है, पसीना बहुत आता है, साथ ही अंडे की क्राविंग होती है और जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ है या वेट है वो काफ़ी पुट ऑन मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऐसे बच्चों को कैलकेरिया काप 30 CH में दे। 2 बूंदे दिन में 3 बार, वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। साथ ही इसी के अपोजिट है कि बच्चा काफ़ी लीन थिन एकदम पतला दुबला है, फेयर है और लंबा हाइट में काफ़ी है, तो ऐसे बच्चों को कैलकेरिया फॉस 30 CH में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी भी 2 बूंदे दिन में 3 बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी दवाइयाँ जो हैं वो आप एक डॉक्टर की निगरानी में दें तो ये बहुत ही बेहतर होगा। अपने बच्चे की हेल्थ का सवाल है, आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दी गई दवाइयों का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। एंड मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन्स को दबाएं, साथ ही ये वीडियो उन पेरेंट्स को शेयर करें जो अपने बच्चे की सर्जरी करवा रहे हैं या फिर जिनको एडिनोइड्स के इन्फ्लेमेशंस हुए हैं और वो बच्चे की सर्जरी का प्लान कर रहे हैं उनके, या फिर जो एडिनोइडाइटिस है वो ठीक ही नहीं होता है। तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।